हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी पर आधारित 2024 राज्यों अनुसार पेपर रसायन विज्ञान 2012 का, जो 2024 में बैठने वाले हैं हमारे परीक्षार्थी, उनके लिए पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ले चलते हैं आपको आपकी मॉडल पेपर की दुनिया में। ये देखिए, एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित है रसायन विज्ञान। मॉडल पेपर 2024 अभ्यास है 2000। इसमें जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। समय आपको दिए गए हैं 3 घंटे 15 मिनट। नोट देखिए क्या है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, यानी निर्धारित हैं। सही प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको लिखना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है और जहां आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण बनाएंगे और चित्र भी बनाएंगे। क्लियर? चलिए अगले की चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। यानी किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक के की गणना की जा सकती है, ये आपको सूत्र बताने हैं। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है आपका एम इंटू टी वी गुणे डब्लू बट्टे 1000 गुणे डब्लू। ये आपका सूत्र है। इसके द्वारा आप मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी के का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। एसिटिक एसिड अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है आपको। तो मोलरता आपको ज्ञात करना है। 3 ग्राम एसिटिक एसिड है आपका, तो एसिटिक एसिड किस में घुला हुआ है? 80 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही है आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसकी अर्ध आयु कितनी होगी? इसकी अर्ध आयु होगी 3.465 इंटू 10⁻² सेकेंड। डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपसे। तो इसमें यूरेसिल उपस्थित नहीं होता। ठीक है, डीएनए में क्षारक उपस्थित कौन नहीं है? यूरेसिल। अगला देखें आपका आंसर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसका आईपीएससी नाम आपको बताने हैं। CH3 ये नाम आपको बताने हैं कि इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा आपका? इसका नाम है मेथिल हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, मेथिल हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जाएगा किस नंबर पर? ये। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिंसबर्ग अपक्रमक है। तो हिंसबर्ग अपक्रमक है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का। ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। राउल्ट के नियम की परिभाषा कीजिए, यानी दीजिए, तथा उसकी सीमाएं लिखिए। तो इसमें आपको राउल्ट के नियम को पहले बताना है, फिर उसकी परिभाषा
की सीमाएं, यानी उसकी सीमाएं बताना है। तो पहला है राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या है। देखिए, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और गणितीय रूप में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये ठीक है, ये सूत्र है आपका। ये इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। इसकी सीमाएं देखो क्या है। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्टों के तन्य विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, राउल्ट के नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो कि विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। अगला है कि चूंकि विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। और फोर्थ है कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगला है कोलराउस का नियम बताइए और इनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो कोलराउस का नियम आपको बताना है और इसके अनुप्रयोग देखिए। तो ये है आपका कोलराउस का नियम। कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तन्यता के मोलर चालकताओं का कुल योग होता है ये। ठीक है, और इसका अनुप्रयोग कोलराउस की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। जैसे एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्टों के विलयनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जाती है ये। ठीक है, अगला ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि 17.1 ग्राम सुक्रोस, इसका अणुभार 342 है, को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक के अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो जल का मुनन अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। तो दिया है आपका विलेय कितना है, WB सुक्रोस आपका 171.1 ग्राम। सुक्रोस का अणुभार आपको कितना दिया गया है, 342 दिया गया है। अब विलायक का जल का भार कितना है, 100 ग्राम है। तो अब सूत्र है डेल्टा TF, अवनमन ताप कितना है आपका, ये 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब आप सूत्र रखेंगे, ये वाला सूत्र डेल्टा KF बराबर क्या होता है, ये KF इंटू WB MB गुणे 1000/W, ये सूत्र रख देंगे और इसका मान रखेंगे ये, और आपका निकल आएगा। ठीक है, ये आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगला एक न्यूमेरिकल और दिया दिया गया है कि 0.05 मोल लीटर, यानी लीटर इनवर्स NaOH ब्लेंड के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ये ठीक है, तो व्यास 1 सेंटीमीटर, तो जब व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा होगी, यानी 0.5 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। पाई का मान 22/7 और 22/7 का मान होता है 3.14, और r² का मान आपका 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 0.785 सेंटीमीटर। प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L, आप इसका मान रख देंगे, इतना आएगा। चालकता कप्पा बराबर 1/रो, इसका मान क्या होगा, जो भी आप मान निकालेंगे रो का उसके स्थान पर रख देंगे और मोलर चालकता आपकी निकल आएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल H2SO4 की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो S का परमाणु भार आपको दिया गया सल्फर का कितना 32। तो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होता है 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो 1 मोल H2SO4 विलयन की नॉर्मलता N बराबर 1 m H2SO4 गुणे संयोजकता। तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा गुणे 1000/n ये, और ये मान आपका आएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपक्रिया आणविकता एवं अपक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। तो अपक्रिया की आणविकता एवं कोटि में क्या अंतर है ये आपको बताने हैं कि अपक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है जबकि अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। तीसरा इसमें अंतर है कि इस अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। अब चौथा, अपक्रिया के वेग स्थिरांक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उन पद की आणविकता कहलाती है। अपक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अपक्रियाओं के वेग को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक बंधों के निर्माण में सहायता करती है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, ये अगला क्वेश्चन है कि विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, आपको कारण सहित बताने होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Cu+ की इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। चूँकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसलिए कॉपर 1+ आयन रंगहीन है। कॉपर 2+ आयन में क्या होगा कि आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए नीले रंग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, Nm के आयन की अपेक्षा Mn2+ अधिक अस्थायी होते हैं क्यों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनोद, हम जानते हैं कि आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं। Mn+2 में 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आधा भरा हुआ है इसलिए Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होता है। Mn की कितनी होती है 25, मैग्नीज की परमाणु क्रमांक होता है 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। जब Mn के ऊपर 2+ निकल जाएगा तो ये आपका 4s2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 5d में होगा और d में सभी आपके क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आधा भरा हुआ होगा। और इसमें Mn3 में क्या होगा कि एक इसमें ऑर्बिटल रिक्त होगा। ठीक है, इस तरह से क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए जब d4 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो इसका एक कक्षक वैसे ही खाली रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकुल COCl3.4NH3 के जलीय विलयन में कितने आयन उपस्थित होते हैं। तो इसमें 2 आयन उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के Fe के में केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजकता तथा ऑक्सीकरण की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समरण की संख्या 6 है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या x है तो 4 गुणे, तो जिसकी भी निकालनी होती है उसको x मान लिया जाएगा। और आप देखिए ये जिसको भी निकालना है उसको आप x मानेंगे। ये
तो 4 धन 1 x माइनस 1 का 6 घात, Cn का 6 घात है 6, तो इसको 6 कर देंगे तो 4 6 कम 6 माइनस 6 धन x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा +2। अगला क्वेश्चन देखें, ये CnH3 का होल 4, ये SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या x है, जिसकी भी निकालना होगा x होगा। यहाँ पर देखिए अमोनिया है तो अमोनिया की 0 हो जाती है, तो 4 गुणे 0, और इसमें क्या है सल्फेट 1 माइनस 2 हो जाएगी, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x धन 2 हो जाए। ठीक है, ये देखिए आपको आईपीएससी नाम लिखने को दिखाया गया है, इसमें आपको 10 आईपीएससी नाम दिए गए हैं, ये आपको लिखना होगा, और इसके 10 आईपीएससी नाम दिए गए हैं और इनके आपको नाम ये सूत्र दिए गए हैं, नाम लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए 10 तो आपके क्वेश्चन है और 10 ही उसके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये अब देखिए वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आईपीएससी आपको निकालने हैं, ये पहले से 8 हैं और 7 हैं, और आपको 7 इसके उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको आंसर और उसका आंसर, क्वेश्चन और आंसर मिला लेना है ये। ठीक है, जैसे पहले का है CH3 CHCl CSBr CH3, तो इसका नाम है 3 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये इस तरह से आपको 7 आंसर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित स्पष्ट करना है आपको क्या, NiCl का 4 NiCl4 2 होल यानी होल 2, आपको ब्रैकेट के अंदर 2 होता है, ऊपर घात में लिखा है, अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका Fe जल का होल 6 है, ब्रैकेट के अंदर 3 बाहर 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि ये आपका FeCN का होल 6 दुर्बल अनपचयी है। क्यों, ये पूछ रहा है क्यों, तो देखिए ये है आपका आंसर, NiCO का होल 4 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय तथा NiCl4 के -2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होता है। और दूसरा है FeH2 का होल 6 में तथा FeCN के होल 6 में दोनों के संकुल में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, Cn प्रबल लिगेंड है, इसकी उपस्थिति 3d इलेक्ट्रॉन के अयुग्मन से होता है, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, अतः दुर्बल अनुचुंबकीय। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि घाव में पॉलीपेप्टाइड क्या है उदाहरण से, तो पेप्टाइड देखिए, पेप्टाइड बंध रासायनिक रूप से पेप्टाइड बंध COOH यानी COOH समूह और NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है, जो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अपक्रिया एक अणु के अमीनो समूह द्वारा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप जल का एक अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड CONH बनता है। अमीनो अम्लों के परस्पर संघनन से बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं, जैसे ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह एनिलीन के एमिनो समूह के साथ संयोग करता है, तो हमें एक डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलेनिन प्राप्त होता है। ठीक है, पेप्टाइड के में वर्गीकृत ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, तो ओलिगोपेप्टाइड में 2 से 10 अमीनो अम्ल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में 10 से ऊपर 100 तक होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन में ये प्रायः 100 से अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
प्राथमिक प्रोटीन एक अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम से संयुक्त होता है। अमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्लों के परिवर्तन में क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखना है आपको। ठीक है, ये तो आंसर देखिए ये है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए k इक्वल टू 2.303/t log 10 ये बाई ए माइनस एक्स, ये आपका सूत्र होगा जहाँ इसका ये मान है और आप ये लिख सकते हैं। अगला है आपका संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी या 3D इनमें 21 स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 तत्व होते हैं और जिंक को छोड़कर शेष तत्वों में 3D कक्षक आद्य या उत्तेजित अवस्था में पूर्ण होते हैं। द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी इनमें वायु 39 से CD 48 तक 10 तत्व होते हैं। इन श्रेणी में 3D में 4D कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है। तृतीयक या 5D में क्या है, इसमें La 57 से HF 72 80 Hg के 10 तत्व होते हैं, Hg तक 10 तत्व होते हैं। इस श्रेणी में Hg में 5D कक्षक पूर्णतः भरा होता है। अब आपको नोट्स कर मतलब याद रखना है कि Zn CD Hg डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि डी कक्षक मूल ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण नहीं होता। और चतुर्थ श्रेणी में है आपका ये है ना, AC89 से RF 104 और CN कितना 112 तक 10 तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 to 10 ENS 1 से 2 होता है। इस विन्यास से स्पष्ट है कि इन तत्वों के केवल उपांतिम कोष यानी N-1D कक्षक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या से में भिन्न होते हैं। अतः ये तत्व S और P ब्लॉक के तत्वों के भांति भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के नियम परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों में अर्धभरित तथा पूर्णतः भरित कक्षक वाले तत्व अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन और एक परमाणु के नाभिक के बीच आकर्षण बलों का वर्णन करता है, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे परमाणु परिरक्षण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों के बीच आकर्षण बलों में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर प्रभावी परमाणु ऊर्जा में कमी का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है, इनकी परिभाषाएं दीजिए। तो लिगैंड एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजन आबंध बनाता है। जब एक लिगैंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे क्लोरीन -H2O या अमोनिया के लिगैंड एक दंतुर कहलाता है। जबकि लिगैंड दो दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध होता है, जैसे H2NCH2 CH2 NH2 अथवा C2O4 -2, तो ऐसा लिगैंड द्विदंतुर कहलाता है।
और देखिए उभय दंती किसे कहते हैं? वह लिगेंड जो भिन्न परमाणुओं द्वारा जोड़ सकते हैं उसे उभय दंती संलग्नी या उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड के उदाहरण जैसे NO2-1 तथा SCN-1 आयन। NO2-1 आयन केंद्रीय धातु परमाणु आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो सकता है। इसी प्रकार SCN- आयन सल्फर अथवा नाइट्रोजन परमाणु द्वारा संयोजित हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कि साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि CONH3 का होल 5Cl SO4 एवं CONH3 का होल 5 SO4 Cl आयनीकरण समायोगी है। तो आयनन समायोजय जल में घुल करके भिन्न आयन देते हैं, इसलिए विभिन्न अभिकर्मकों के साथ साथ भिन्न अभिक्रियाएं भी देते हैं। ये इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? तो हाइड्रोकार्बन यानी C5H10 या तो एक एल्कीन है अथवा साइक्लोएल्केन है। चूँकि यह क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं करता, अर्थात ये एल्कीन नहीं हो सकता। इस प्रकार इसे एक साइक्लोएल्केन होना चाहिए और साइक्लोएल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से अपक्रिया करके मोनोक्लोरो यौगिक यानी C5H9Cl देता है। इसलिए साइक्लोएल्केन के सभी 10 हाइड्रोजन परमाणु तुल्य होते हैं। अतः साइक्लोएल्केन साइक्लोपेंटेन है। सूर्य के प्रकाश में साइक्लोपेंटेन अग्र प्रकार से क्लोरीन से क्रिया करके मोनोक्लोरो यौगिक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हैलोएरिन अथवा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव समझाइए। तो अनुनाद प्रभाव में देखिए हैलोएरिन की कम क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण है। उदाहरण के लिए क्लोरोबेंजीन को अग्रलिखित 5 कैनोनिकल रूपों के अनुवाद संकर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए, जहाँ से पुच्छ और जहाँ से नोक होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। जहाँ पर तीर का अगला भाग होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा और जहाँ पिछला भाग है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट जाता है। देखिए ये, और ये आपका अनुनाद का निशान है, इसे आपको अनुनाद का निशान कहते हैं। ये आपका अनुनाद है, ठीक है। ये अनुनाद का निशान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेनार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रेनार्ड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और ग्रेनार्ड अभिकर्मक आप जानते हैं RMgX होता है, ठीक है। तो ग्रेनार्ड अभिकर्मक जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलोएल्केन अथवा हैलोएरिन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से की जाती है तब RMgX बनता है। इसे ही ग्रेनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, तो ग्रेनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? जो RMgX का निर्माण करता है, यानी एल्किल हो, मैग्नीशियम हो और हैलाइड हो, इसे कहते हैं ग्रेनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ये देखिए एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर के साथ में क्रिया करते हैं तो RMgX प्राप्त होता है। अब इसके स्थान पर देखिए, R के स्थान पर C2H5 प्लस Br प्लस Mg कर देंगे तो ये आपको प्राप्त होगा C2H यानी C2H5 MgBr, ठीक है, MgBr।
APR आपको ये प्राप्त हो गया, ये देखिए। और इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। जब ग्रिग्नार्ड अपक्रमक की अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोनों से की जाती है तो पहले योगात्मक उत्पाद बनते हैं जो तन HCl या H2SO4 की उपस्थिति में जल घटित होकर अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये ग्रिग्नार्ड अपक्रमक का प्रयोग तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो स्टीफन अपक्रिया द्वारा स्टेनस क्लोराइड और सांस सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एल्किल साइनाइड के अपचयन से एल्डिमिन हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, जिनके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, ये देखिए, ठीक है। ये क्रिया आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये IUPAC नाम आपको दिया हुआ है, ये IUPAC नाम है और इन IUPAC सूत्र के आपको IUPAC नाम लिखने हैं। ये 8 है और 8 आपको ये सूत्र में दिए गए हैं, ये 8 आपको लिखने होंगे। पहला देखिए क्या है आपका, पहला है CH3, तो 1 2 3 4 मिथिल यानी 4 मिथिल पेंटेनल है आपका। ये देखिए, तो आपको आंसर भी सभी का दे दिया गया है। 4 मिथिल पेंटेनल है। 6 क्लोरो 4 एथिल हेक्सेन 3 ऑन है। तो इस तरह से कौन जो सूत्र है आपके वो एक एक करके आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इस अपक्रिया में रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो देखिए क्या है आपका, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड C6H5SO2Cl, जिसे हिंसबर्ग अपक्रमक भी कहा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक अमीन से अपक्रिया करके सल्फोनेमाइड बनता है। पहला देखिए, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड और प्राथमिक अमीन से अपक्रिया करके N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। सल्फोनेमाइड की नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिक समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होते हैं, अतः ये क्षार में विलय होते हैं। द्वितीयक अमीन की अपक्रिया NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, ये ठीक है। तृतीयक अमीन कैसे होते हैं? तृतीयक अमीन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अपक्रिया नहीं करती है। विभिन्न वर्गों के अमीनों का यह गुण बेंजीन, जिसमें वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से भिन्न भिन्न प्रकार की अपक्रिया करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों में विभेद करने एवं इन्हें मिश्रण से पृथक करने में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, RNA और DNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर बताना है आपको। तो इसे आपको संरचनात्मक, क्रियात्मक में पहले संरचनात्मक देखिए। DNA और RNA में, DNA में उपस्थित शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें RNA में उपस्थित शर्करा डी राइबोज शर्करा होती है, माइनस राइबोज होती है। दूसरा देखिए, DNA में साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडीन क्षारक के रूप में होते हैं और RNA में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारक के रूप में होते हैं। इसमें देखिए, DNA के द्विकुंडलित अल्फा हेलिकल संरचना होती है और RNA की एकल कुंडलित हेलिक्स संरचना होती है। DNA के अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 6×10⁶ से 16×10⁶ U के मध्य में होती है और RNA अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं।
इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 के बराबर होता है। क्रियात्मक अंतर में देखिए, डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है और आरएनए में सामान्यतः प्रतिकरण नहीं होता है। पहला इसमें देखेंगे कि डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के दो गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड की उपस्थिति होने को कैसे सिद्ध करते हैं? तो ग्लूकोज से गुणधर्म, ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। देखिए, ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ में जब CuO के साथ में अपक्रिया किया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। दूसरा कह रहा है कि ग्लूकोज टॉलरेंट अपक्रमक को सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालिस परीक्षण क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मालिस परीक्षण क्या है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। यह एक प्रणाली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर के उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नेप्थाल का अल्कोहल विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के डालने पर दो द्रव के बीच बैगनी रंग का वलय यानी घेरा बन जाता है, छल्ला बन जाता है, तो इसे कहते हैं मालिस परीक्षण। एनुलिन क्या है ये देखिए, एनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं समीकरण दीजिए। तो एनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठ से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। एनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। ये एनुलिन है, इसका जल से अपक्रिया करेंगे तो फ्रक्टोज बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यूटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अमीनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। जिन अमीनो अम्ल में एक NH2 और एक COOH समूह होता है उनके जलीय विलयन लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 और COOH समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ज्यूटर आयन या उभयधर्मी विद्युत अपघट्य या द्विध्रुवीय आयन कहते हैं। ये अमीनो एसिड और ये है आपका ज्यूटर आयन। अगला क्वेश्चन, फेलिक मिलेन क्या है समझाइए। तो फेलिक मिलेन वास्तव में फेलिक मिलेन दो विलयनों का मिश्रण है। फेलिक विलयन ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि फेलिक विलयन B में रोसेल लवण होता है। ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेलिक विलयन डाल करके गर्म करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कॉपर ऑक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, टॉलरेंट अपक्रमक क्या है? इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही टॉलरेंट अपक्रमक कहलाता है। टॉलरेंट अपक्रमक की ग्लूकोज के साथ अपक्रिया, तो ग्लूकोज टॉलरेंट अपक्रमक को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ये देखिए ग्लूकोज है और जब ये Ag2O के साथ में अपक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है और सिल्वर मुक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव की अंगुली छाप अलग अलग होती है। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता रहा है। चूँकि उन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अतः वर्तमान में व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छापन काम में लेते हैं, जिस कारण से डीएनए अंगुली छापन यानी फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए के
क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, इन्हें किसी भी शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ क्या किया जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। विविध यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति की पैतृकता निर्धारित करने में, यानी उसके वारिस में कि ये किसका वारिस है, किसका बेटा है। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर को पहचान करने के लिए बच्चों अथवा माता पिता के डीएनए की तुलना से। और चौथा है, जैव विकास के पुनः लेखन में किसी प्रजात समूह की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अनुमान यानी इसका उपयोग किया जाता है। आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। कार्बेलामाइन पर हाफमान ब्रोमेमाइड है, युग्मन अपक्रिया, अमीनो अपघटन, एसिटिलीन और ग्रेवियल थैलिमाइड। तो एक एक करके देखते हैं भाई। पहला है कार्बेलामाइन। जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को अल्कोहल के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कार्बेलामाइन अपक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग अमीनो समूह की उपस्थिति ज्ञात करने में करते हैं। ये आपका NH2 एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH से अपक्रिया किया तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बना? फेनिल आइसोसाइनाइड। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाफमान ब्रोमेमाइड की अपक्रिया। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ में कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में उपस्थित में क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं तो यह अपक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया की सहायता से CONH2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ठीक है। युग्मन अपक्रिया क्या है? डायएजोनियम लवण की फिनाल तथा एरोमेटिक तो युग्मन अपक्रिया में क्या होता है कि डायजोनियम लवण की फिनाल तथा एरोमेटिक एमिनो के साथ अपक्रिया करके सामान्य सूत्र ARNNAR है जो एजो यौगिक बनाते हैं, युग्मन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में डाई एजो समूह का नाइट्रोजन परमाणु उत्पादन में भी उपस्थित रहता है। फिनाल के साथ युग्मन अल्प क्षारीय माध्यम में होता है, जबकि अमीनो के साथ यह पर्याप्त अम्लीय माध्यम में होता है। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल से अपक्रिया करके इसके पैरा स्थान पर युग्मित होकर के पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनाता है। इसी प्रकार की अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से डायएजोनियम लवण की एनिलीन से अपक्रिया द्वारा पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनती है। यह एक इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्किंसन अपक्रिया क्या है? पार्किंसन और बेंजाइन संघनन। तो बेंजल्डिहाइड की किसी एल्फैटिक के सोडियम लवण की उपस्थिति में उस अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर असंतृप्त अम्ल बनता है। बेंजल्डिहाइड को निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है? पार्किंसन अपक्रिया कहलाती है। और बेंजाइन अपक्रिया क्या होती है कि बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजाइन बनती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि समीकरण समझाइए। इससे इसकी सेंडमायर अपक्रिया क्या है? तो प्रयोगशाला में आपको क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताना है। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में यानी क्लोरिक अम्ल के साथ में क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक
गर्म करने पर क्या आता है। यह अपक्रिया संडामायर अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया में प्रयुक्त डायजोनियम लवण एनिलीन की 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम नाइट्राइट तथा तन HCl के डाईएजोटीकरण अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये देखिए आपका एनिलीन है, NaNO2 + 2HCl से अपक्रिया करेंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है, CCH5Cl। फिनाल से जब फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अपक्रिया किया जाता है तो भी क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। गाटर मान अपक्रिया द्वारा इस अपक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। रासायनिक गुण में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया क्लोरोबेंजीन को उच्च दाब तथा उच्च ताप पर NaOH के साथ में अपक्रित करने पर फिनाल बनता है। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, ये सोडा लाइम के साथ में यानी NaOH के साथ में अपक्रिया करता है तो NaCl अलग हो जाएगा और C6H5OH का निर्माण होगा। अमोनिया की अपक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो Cl परमाणु अनिष्टों द्वारा विस्थापित हो जाता है और एनिलीन का निर्माण होता है। ठीक, अगला है फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्लोरोमेथिल क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करते हैं तो मिथिल क्लोरोबेंजीन बनता है। हैलोजनीकरण क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन वाहक उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराया जाता है तो अल्फा व यानी आर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। डाइक्लोरो यानी ये कहते हैं आर्थो या पैरा, तो एक में आर्थो बनेगा दूसरे में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में प्राप्त होगा। नाइट्रीकरण में देखिए क्या होता है, सांद्र HNO3 तथा H2SO4 के मिश्रण के साथ कम ताप पर गर्म करने पर आर्थो या पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला अष्टफलकीय संकरों के निर्माण में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस प्रकार करती है, व्याख्या कीजिए। तो संक्रमण धातु के परमाणु पर d ऑर्बिटल अंशतः भरे होते हैं, अतः केंद्रीय परमाणु के d इलेक्ट्रॉन प्रसंकरण की विधि तथा निर्मित जटिल यौगिक के संचरण निर्धारित करते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि, तो फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा पहले बना रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अवक्रमक के साथ में क्रिया करने पर ऑक्सील यौगिकों के जल अपघटन पर एक अधिक कार्बन परमाणु वाले प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दूसरा है एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा भी प्राथमिक एमीन यानी प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ये प्रयोगशाला में बेंजोइक एसिड बनाने में की विधि तो बताना है। तो बेंजीन क्लोराइड का क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण करने पर ये आपको प्राप्त होता है। ये आपकी विधि है, इसे रासायनिक गुण है। ठीक है, और ये है आपका उपयोग। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए। ठीक है, ग्लूकोज से संबंधित जितने भी है तो ये देखिए आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र है अब दिया हुआ है 2,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रॉक्सी हेक्सानल इसका नाम है।
और हाइड्रोजन की उपस्थिति देखिए, OH की उपस्थिति, ग्लूकोज की CH3COCl की पेंटा एसिटिक एसिड बनाता ही है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में HCN के साथ में अपक्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की देखिए आपको आकृति दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना आपको बताना है। ये देखिए प्राथमिक के मेन है, प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, इसमें हाइड्रोजन आबंध है, ये तृतीयक प्रोटीन है आपकी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो आपके लिए। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।